हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैम सनोट पर। आज हम आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो नीट और 10th 11th और 12th सब में काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो इसमें लेसन है उसमें हम पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ की बात हमने कहा था। एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जिसमें 15 एमसीक्यूज़ जो हैं जो नीट और 10th 11th 12th में रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बार बार जो है यही रिपीट होता रहता है नीट में और 11th 12th के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। यानी ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है, यानी बहुत जल्दी एनर्जी का ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है। तो इसमें पहला ऑप्शन है फैट। इसमें पहला ऑप्शन फैट का आता है, दूसरा ऑप्शन आता है कार्बोहाइड्रेट का, और तीसरा ऑप्शन आता है कार्बोहाइड्रेट ओनली का, और चौथा ऑप्शन आता है मिनरल्स एंड विटामिन्स का। तो इसमें सबसे जो है यानी कह रहा है कि सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत क्या है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट ओनली, ये कार्बोहाइड्रेट ओनली का हो जाएगा। फिर अब इसमें आप बात करते हैं डाइजेशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाई। डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, तो ये पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है केमिकल प्रोसेस ओनली। फिर तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल प्रोसेस ओनली, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो डाइजेशन जो है अकॉम्प्लिश्ड होता है मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यानी इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि चर्निंग, जो हमारे स्टमक में चर्निंग होती है पेस्ट के रूप में, फूड जो है जो पेस्ट के रूप में आ जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस जो होता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स से मिलकर के जो है केमिकल प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब जो है हम इसके तीसरा क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। यानी कह रहा है डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ पहला ऑप्शन है स्टमक, दूसरा ऑप्शन है ऑसोफेगस, तीसरा ऑप्शन है माउथ, और चौथा ऑप्शन है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस का डाइजेशन होता है वो माउथ से हो जाता है, ठीक है। माउथ से हमारा जो 30% स्टार्च है, 30% जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो माउथ से ही जो है मिलना जो है माउथ से डाइजेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। अब बात करते हैं इसके जो है, अब आगे जो क्वेश्चन है वो इसमें बताता है फिर व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी ह्यूमन बीइंग का क्या डेंटल फार्मूला है। तो ह्यूमन बीइंग में जो है डेंटल फार्मूला का मतलब होता है कि अगर आप अपने जैसे जो है ये एक जो है एक स्कल या एक ओरल कैविटी है। अब इस ओरल कैविटी को इसे बीच से अलग कर दें, तो अब इसमें एक देखो, एक यहाँ जो है इंसीजर, जहाँ जो है टीथ का अलग अलग हो गया ना, तो यहाँ अलग हो जाएगा, तो यहाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और इसको बीच से अलग कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग पार्ट हो गए। तो अब इसको जैसे अब दो इंसीजर हो गया, यानी हमारे जो है माउथ में दो इंसीजर, एक कैनिन, ठीक है, और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो उसी तरह जो है दोनों साइड में हम देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें जो है फिर आता है हाउ मेनी डिसीडुअस टीथ, यानी डिसीडुअस टीथ क्या है, तो कितने डिसीडुअस टीथ पाए जाते हैं। तो डिसीडुअस टीथ ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 18।
तो इसका जो डिसिडुअस टीथ का मतलब होता है मिल्क टीथ या जो टेम्परेरी टीथ होता है, यानी जो चाइल्ड में जो पहले से जो यानी टेम्परेरी टीथ पाए जाते हैं, इसी को डिसिडुअस टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ जिसे हम कहते हैं दूध का दांत होता है, ठीक है। तो ऐसे टीथ को हम डिसिडुअस टीथ कहते हैं, वो पाए जाते हैं 20, ठीक है। वो जो होते हैं वो 20 होते हैं। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डेंटाइन, दूसरा जो है एनेमल, तीसरा जो है वो टीथ है, और चौथा जो है बोन है। तो इसमें सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो है इनेमल, ठीक है, जो हमारे दांत में पाया जाता है, जो हमारे दांत में पाया जाता है। इनेमल की जो है कवरिंग होती है, दांत पे जो है इनेमल की कवरिंग होती है, जिससे हमें वो गर्म और ठंड से बचाता है। बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब इसको जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसमें जो है, फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज फ्रेनलम। फ्रेनलम क्या होता है। तो फ्रेनलम जो है ये फ्रेनलम जो हमारा होता है वो हमारे ओरल कैविटी पर जो है अटैच होता है। यहाँ लिखा है इट इज़ द फोल्ड बाई व्हिच टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ एन एडिनॉइड व्हिच इज प्रेजेंट एन ऑन फेरेंजियल वॉल। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ ए टॉन्सिल लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लेटरल वॉल ऑफ प्लेटी। फिर चौथा ऑप्शन है इट इज़ ए बी शेप फरो विच डिवाइडेड द सरफेस ऑफ टंग्स। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेनलम जो होता है वो टंग के जस्ट नीचे फोल्डेड पार्ट में फोल्डेड होता है, और ये ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है, ठीक है। ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है, तो ये पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो इसमें आता है स्मॉल प्रोजेक्शन एंड फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग्स आर कॉल्ड। यानी इस कह रहा है कि स्मॉल प्रोजेक्शन यानी हमारे जो टंग के अपर सरफेस, जो हमारा जीभ है उसके सबसे ऊपर सरफेस में, सबसे अपर सरफेस में स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्रेनलम, दूसरा ऑप्शन है टेस्ट बेड, तीसरा ऑप्शन है सल्कस टर्मिनल्स, और चौथा ऑप्शन है पैपिली या पैपिला, ठीक है। तो जो स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं वो यही पैपिली पाए जाते हैं। तो इसका जो 8वां का जो आंसर होगा वो चौथा होगा, पैपिली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्हिच वन सर्व एज ए पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। यानी ये कह रहा है कि खाने और हवा यानी जो फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज है वो क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लैरिंग्स, दूसरा ऑप्शन है फेरिंग्स, और तीसरा ऑप्शन है गलेट, और चौथा ऑप्शन है गलेटिस। तो जो गलेट जो होता है वो हमारे विंड पाइप से अटैच होता है, ठीक है। विंड पाइप जो है वही विंड पाइप वो जो ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस से जो अटैच होता है वो गलेट है। ग्लोटिस जो होता है वो लैरिंग्स से अटैच होता है, और ये जो लैरिंग्स है वो हमारा साउंड बॉक्स के रूप में काम करता है। जो हम बोलते हैं वो वाइब्रेट करता है, तो उस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। और फेरिंग्स जो है वो हमारा कॉमन पैसेज है फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो है, इसके आगे 10वां क्वेश्चन, इसके ये पूछ रहा है कि डूरिंग इनटेक ऑफ फूड हॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द गलेटिस। यानी ये कह रहा है कि जब हम भोजन ले रहे होते हैं उस दौरान क्या हम जो है फूड को गलेटिस में एंट्री करने से रोकता है, यानी गलेटिस में ना जाए फूड, उससे कौन रोकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है गलेटिस इटसेल्फ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द गलेटिस। यानी ये कह रहा है कि गलेटिस खुद अपने को रोक लेता है, यानी गलेटिस का जो है गलेटिस इटसेल्फ अपने को अब खुद रोक लेता है, तो ऐसा नहीं है। फिर दूसरा आता है फूड एंट्री इन द प्रिवेंट बाय एयर प्रेजेंट इन वाइंड पाइप। जो विंड पाइप में फूड जो है एयर प्रेजेंट होता है इसलिए फूड इंटर नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तीसरा आता है फूड एंट्री इनटू गलेटिस इज प्रिवेंटेड बाय एनुलर रिंग ऑफ फेरिंग्स, तो ये भी गलत है।
चौथा ऑप्शन आता है फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस इनटू द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस पर एक कार्टिलेज की बॉक्स होती है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होती है, जो उसको उसके ऊपर जो है जब हम खाना खाते हैं तो वो उसको जो है कवर कर लेती है ग्लॉटिस को, इसलिए जो है ग्लॉटिस को कवर कर लेती है, इसलिए फूड अंदर ग्लॉटिस में नहीं जाता है। तो इसका जो ऑप्शन इसका जो कुछ हो जाएगा ये डी वाला जो है ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें जो है ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू जे शेप बैक लाइक स्ट्रक्चर इज रेगुलेटेड बाई, यानी ये कह रहा है कि जो ओसोफेगस जे शेप का जो ओपनिंग है बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कौन सा स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। तो इसमें पहला आता है पायलोरिक स्फिंक्टर, दूसरा आता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और तीसरा आता है इलियोसिकल स्फिंक्टर, और चौथा आता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो जो पायलोरिक स्फिंक्टर होता है ये हमारे पायलोरिक पार्ट होता है, हमारे स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। एक होता है जो फंडिक पार्ट या फंडस, दूसरा आता है कार्डियक पार्ट, और तीसरा होता है बॉडी पार्ट, और चौथा पार्ट जो होता है वो पायलोरिक पार्ट होता है। तो पायलोरिक स्फिंक्टर जो है वो हमारे डुडनम के तरफ पाया जाता है। तो जब हम बात करेंगे जब डुडनम के जो है ओपनिंग की बात करेंगे तो वहाँ पायलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है ये पैनक्रियाटिक जो है पैनक्रियाज में पाया जाता है, जहाँ जो है हमारा जो बाइल जूस होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है उस वहाँ ये स्फिंक्टर के रूप में काम करता है। फिर आता है इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो ये इलियम और सीकम के जो है बीच में जो है ये स्फिंक्टर पाया जाता है, ये इसके बैक फ्लो को रोकता है। फिर अब ये चौथा ऑप्शन आता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर हमने कहा ना कार्डियक पार्ट होता है, एक होता है फंडिक पार्ट, फिर कार्डियक पार्ट, फिर बॉडी पार्ट, फिर पायलोरिक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट जो है उसी को हम ओसोफेगस की ओपनिंग यानी ओसोफेगस के ओपनिंग को कार्डियक स्फिंक्टर रोकता है, जे बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा जो है स्टमक है। फिर अब इसमें हम बात करते हैं ट्वेल्थ वाला जो है, इसमें इट इज़ द अनदर नेम ऑफ गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी गैस्ट्रो, अब इसी को जो है हम कार्डियक स्फिंक्टर को गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं जो 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन जो है व्हिच एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, यानी ऐसा कौन एंजाइम है जो है ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक है टाइलिन, एक है पेप्सिन, एक है इंट्रोकाइनेज, एक है माल्टेज। तो देखो ये सब जो है ये तीनों जो होते हैं ये सब एंजाइम है, ठीक है, यानी एंजाइम है लेकिन ये सलाइवा नहीं है, ह्यूमन सलाइवा में नहीं पाया जाता है ये एंजाइम। ये हमारे पेप्सिन जो है हमारे स्टमक में पाया जाता है, इंट्रोकाइनेज जो एक्टिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो अब टाइलिन जो है ये हमारा सलाइवा है, टाइलिन जो है वो सलाइवा है, तो टाइलिन जो है सलाइवा के रूप में हमारे पाया जाता है। फिर बात करते हैं टाइलिन क्या डाइजेस्ट करता है, ठीक है, टाइलिन डाइजेस्ट क्या करता है। तो टाइलिन जो होता है इसमें टाइलिन पहला ऑप्शन दिया है रॉ स्टार्च, इसमें पहला ऑप्शन दिया है रॉ स्टार्च, दूसरा आता है रैपेंड स्टार्च, तीसरा आता है फैट, या फिर चौथा आता है प्रोटीन। तो टाइलिन जो है डाइजेस्ट करता है रैपेंड स्टार्च, यानी जो पका हुआ स्टार्च है उसको जो है डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। तो विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इन ह्यूमन बीइंग, यानी ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो है एसोसिएट ग्लैंड है जो ह्यूमन सलाइवा में नहीं पाया जाता है, जो सिक्रीशन नहीं करता। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया है पैरोटिड ग्लैंड, जो पाया जाता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे ओरल कैविटी में पाया जाता है। दूसरा आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये भी पाया जाता है। और तीसरा आता है जाइमोजेनिक सेल, फिर चौथा आता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो इसमें जो जाइमोजिक सेल्स होते हैं ये नहीं पाए जाते, और ये तीनों जो होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे जो है ओरल कैविटी में, ठीक है। तो आज के लिए ही गाइज इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट कर दीजिए, और हमें बताइए कि आप कितने क्वेश्चन जो है इसमें सही कर पाएँ, और हम आगे आपके लिए कौन से जो है MCQs, किस लेसन के MCQs आपको चाहिए हमें कमेंट कर दीजिए, उसी के हिसाब से अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।